हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। मैं हूं राहुल और आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के 70वें सेशन के अंदर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का डेट है 23 अप्रैल 2020 और आज के दिन का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता था वो सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों, हम लोग जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उनके पीछे जो भी फैक्ट्स रहेंगे वो भी मैं साथ ही साथ आपको इसके अंदर में बताता चलूंगा। अगर आप चाहते हो कि आज के क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना या फिर इसके पीडीएफ को आप प्राप्त करना, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से आप सिंपली आज के क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आज के प्रश्न से। सबसे पहला आज का प्रश्न ये है कि फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर ए है, यानी कि 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक खरीदने वाला है जियो की। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर बात हुई है फेसबुक और जियो, तो हम लोग आज के इस क्वेश्चंस के साथ ही साथ हम लोग जियो और फेसबुक के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको इसके अंदर में जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारा हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है रेड कलर से। अब आपको ये ध्यान देना है कि फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% यानी कि परसेंटेज की हिस्सेदारी जो है, जो कि करीबन आपका 43,574 करोड़ रुपए का होगा, ये निवेश करने वाला है फेसबुक। अब इतनी बड़ी डील होने के साथ ही फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है बन गया, क्योंकि आपको पता है कि जियो प्लेटफॉर्म यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं RIL, के जितने भी शेयर्स है वो खुद के हैं, यानी कि पूरा जो है पूर्ण स्वामित्व जो है इसके अंदर में कंपनी का है, ठीक है, जो कि तमाम प्रकार का डिजिटल सेवा भी जो है हमें प्रदान करता है और अपने कस्टमर्स को जो है बहुत अच्छी सुविधा भी प्रदान करता है। थोड़ी सी स्पीड कनेक्टिविटीज़ के अंदर में जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, अब फेसबुक के आ जाने से इतनी बड़ी रुपए जो है जियो के अंदर में इंक्लूड हो जाने से काफ़ी मदद मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी पूरी जो रिलायंस की ग्राहक है अभी, यानी कि कस्टमर्स जो है वो करीबन आपका 38.8 करोड़ से अधिक है। और जियो और फेसबुक के बीच ये जो डील हुआ है, इसके कारण हमारे देश के अंदर में जो डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है या फिर एक तरह से बोल सकते हो इनिशिएटिव है, इसको काफ़ी मदद मिलने वाला है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। जो जो पूछे जा सकते हैं मैं आपको सबसे पहले वो क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले इसका जो नाम था वो आपको रिलायंस नहीं था, उसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं था। उस टाइम इसका नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन हुआ करता था। कब? 1966 के अंदर में, जिस टाइम इसका फाउंडेशन हुआ था धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा। उसके बाद में 1973, यानी कि अगर पूरा डेट बात करें तो 8 मई 1973 को इसका नाम को रीनेम कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो, रिलायंस के सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी, जैसा कि आप सभी को पता है। आपको मुकेश अंबानी जी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स 2020 की रैंकिंग जो आई है हाल ही में, उसके अंदर में मुकेश अंबानी जी की रैंकिंग क्या है? तो आपको बता दूं 17th नंबर की जो रैंकिंग है, इनकी रैंकिंग है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे टॉप की रैंकिंग में कौन रहे। तो आप सभी को जैसा कि पता है, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, सीईओ हैं, ये जो है सबसे टॉप पर हैं। और दूसरे जो थे वो थे बिल गेट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई। अब यहाँ फेसबुक से जुड़ी भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने आपको बहुतों बार बताई है। फेसबुक के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो याद रखिएगा कि 2004 के अंदर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर में इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो गलती से भी 2004 मत बोलिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि 2006 के अंदर में इंडिया के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सभी को पता है, जैसा कि यूएस के अंदर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके सीईओ कौन है फेसबुक के, तो आप सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन है? तो ली सिएन लुंग। ये नाम सबसे पहले आप याद रखिए।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली सिएन लुंग। ठीक है, इन्होंने देश में आंशिक प्रतिबंध यानी कि पार्सली लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कितने तारीख तक बढ़ाने का फैसला लिया है? जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तरह से फाइनली ये पूछा जा रहा है आपसे कि कब तक जो है इसको बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 जून यानी कि डी। 1 जून तक सिंगापुर की कंपनी ने, सिंगापुर की कंपनी बोला, माफ कीजिएगा, सिंगापुर जो देश है, कंट्री है, इसने फैसला लिया है कि 1 जून तक इसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश के आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक जो है बढ़ाने का फैसला लिया है, जो कि 4 मई को समाप्त होने वाला था। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में देखा गया कि एक दिन के अंदर में 1111 नए केसेस जो आ गए। इस चीज को देखते हुए कुल मामला जो है वहां पर हो गया 9125, जिसके कारण प्रधानमंत्री जो थे ली, इन्होंने फैसला लिया कि इसके जो एक्सटेंशन किया जाए, इसके जो भी लॉकडाउन है, इसके जो पार्शियल लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसके लिए जो है ये फैसला लिया गया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आग्रह किया अपने पब्लिक यानी कि अपने जो भी वहाँ के पॉपुलेशंस है उससे, कि ये जितने भी लॉकडाउन के रूल्स है वो सारे फॉलो करें और सपोर्ट करें कंट्री की। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कैपिटल जो है सिंगापुर की क्या है, क्योंकि बहुतों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखिएगा, पुलाउ उजोंग जो है इसकी कैपिटल, फिर से बोल रहा हूँ, पुलाउ उजोंग जो है इसकी कैपिटल, किसकी? सिंगापुर की। आपको मैं ये भी बता दूं कि सिंगापुर के अंदर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना भी होगा, एपेक का नाम। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के ही अंदर में है। तो ये आपको याद रखना है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर में है, APEC, एपेक का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? फिर से बोल रहा हूं, शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय को, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि सुदर्शन बाबू जी को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया है। अब देखिए इसमें टिक नहीं लगाया गाइस, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, छूट गया है इसको टिक लगाना इसके अंदर में। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, सुदर्शन जी, तो अब इनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और शान की बात है कि ये भारतीय मूल के हैं और इनको जो है वहाँ पर शीर्ष विज्ञान के बोर्ड के अंदर में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इनकी जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग नहीं बोलूँगा, स्कूलिंग बहुत कम हो जाएगा, इनकी जो कॉलेज की पढ़ाई है जो कि एमटेक तक की पढ़ाई थी वो इंडिया के अंदर में हुई थी। इन्होंने अपनी स्नातक यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है इन्होंने PSG कॉलेज कोयम्बटूर से किया था। उसके बाद IIT मद्रास इन्होंने एमटेक की पढ़ाई की। उसके बाद ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मेट्रोलॉजी मॉडलिंग में 21 साल का इनके पास एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर में मटेरियल साइंस और मेटल विज्ञान के अंदर में, मतलब मेटल साइंस के अंदर में PhD भी किया है। और अभी वर्तमान के अंदर में यानी कि प्रेजेंट के अंदर में ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के लिए ब्रेडसन सेंटर के निदेशक भी, और साथ ही साथ ये ओक रिज नेशनल के अध्यक्ष भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। आपको सिंपल सा बात ये याद रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल को, अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय मूल के मतलब कि व्यक्ति को जो है हाल ही में शीर्ष विज्ञान के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो आपको बस याद रखना सुदर्शन, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वी दिवस निम्न किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और सभी को पता भी होगा, ये A यानी कि 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी टिक नहीं है गाइस, आप इसको टिक कर लीजिएगा। भले वैसे तो इसके अंदर में आंसर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि पिछले साल के पहले अगर आपसे कोई पूछे 2019 की अगर आपसे पूछ ले कि
क्या थीम थी, तो आप याद रखिएगा प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज थीम थी। लेकिन इस साल यानी कि 2020 की क्या थीम है, तो आप सभी याद रखिएगा क्लाइमेट एक्शन थीम है। फिर से बोलो क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम है किसकी, पृथ्वी दिवस की। क्या, वर्ल्ड अर्थ डे का इस बार का थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्लियर है। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हर वर्ष जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको हर एक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे के रूप में। ठीक है, चलो इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो गाइस इसको सबसे पहली बार 1970 के अंदर में मनाया गया था 22 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये है एक डे वाला क्वेश्चन, तो हमें जितने भी प्रीवियस डे हैं उन सारे के बारे में मैं आपको एक सीक्वेंस में आपको बताना चाहता हूं, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे रिवीजन करिए। सबसे पहला दिन था 1 अप्रैल, जिसको हम लोग उत्थान डे या फिर फुल डे या फिर उड़ीसा डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आया 4 अप्रैल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आया 5 अप्रैल, नेशनल मरीन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद आया 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आया 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आया 11 अप्रैल को हम लोग मदरहुड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आया था 13 अप्रैल को हम लोग जालियांवाला बाग डे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आया 17 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड होमोफिलिया डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आया था 18 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद फिर आया था 21 अप्रैल को आप सभी को याद होना चाहिए, सिविल सर्विस डे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को। तो ये सारे डे भी जो है आप गाइस आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह से आपको याद होगा, आप ऐसा सोचिएगा कि डेट हम लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा जो है जैसे अप्रैल चल रहा है तो पूरा अप्रैल का आप मेरे साथ सीक्वेंस में रिवीजन करते रहिए, आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे लिए कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर, ठीक है, दापोरिजो में 430 फीट लंबी बेली पुल का उन्नयन या फिर उद्घाटन किया है। तो देखो ये ऑप्शन है और इसका बिल्कुल सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये किस नदी पे बनाया गया। तो आपको मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो नदी पे बनाया गया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सुबनसिरी नदी। फिर से बोल रहा हूँ, सुबनसिरी नदी पे बनाया गया। ठीक है, जो कि कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुबनसिरी नदी जो है किसकी सहायक नदी या फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है। अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो ब्रह्मपुत्र की मैं एक दो और ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस और संकोच याद रखिएगा कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, देख लो यहाँ मैंने लिख भी दिया, आपको इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मानसरोवर से ये निकलती है और इसको जो है तिब्बत के अंदर में क्या बोला जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये सुबनसिरी नदी जो है ये आपको कहाँ कहाँ जो है पूरे इंडिया के अंदर में जो है ये आपको बहती है, या फिर अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो देखो ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आपको तिब्बत के अंदर में ये बहती है। ठीक है, जो कि इंडिया से बाहर है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है और इसका क्यों बनाया गया है तो ये भी आप याद रख सकते हो। याद क्या रखना है, ये तो छोटा सा मतलब कि दिमाग से भी आप कह सकते हो कि इसको ऑब्वियस सा बात है इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों की आवाजाही जो है और भी बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो है इससे पास हो सके, यहाँ से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों के लिए जो है इसको बनाया गया। अब देखो 24 टन के पहले इसका वजन था, अब इसको 40 टन कर दिया गया है रिपेयर करके। ठीक है, और देखो विकास में सहायता होगा, देखो किस लिए, हाँ विकास में सहायता होगा। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है जो कि अरुणाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों के साथ जो है दारोपिरोजो क्षेत्र को शेष राज्यों के साथ जो है इसको जोड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ जो है सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। नदी इंपॉर्टेंट है, कहाँ उसका उद्गम है, फिर ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, बस यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। आप ये इतना डिटेल में मत पढ़िएगा कभी, बस एक बार पढ़ लेना, एक बार ऐसे याद मत करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर याद ही करते रह चलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस
बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये बनाया किसने। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ब्रिक्स ने मिलकर बनाया है। ब्रिक्स यानी कि क्या? ब्रिक्स का आपको पता ही है, ब्रिक्स यानी कि इसके अंदर में आपको 5 देश आते हैं जो कि इसके लेटर से रिलेटेड हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये पहले ब्रिक था, उसके बाद एस आया तो ब्रिक्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, इस बैंक का 2014 के अंदर में ब्रिक्स के थ्रू किया गया। और ये इसलिए किया गया था, इसका मेन मकसद ये था कि ब्रिक्स और जितनी भी अन्य उभरती हुई बाजार है, मार्केट्स है, अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जो है उसको जुटाना, बस ये इसका मेन काम था। आपको मैं बता दूं कि इसका सबसे पहला बैठक 2016 के अंदर में चीन के अंदर हुआ था, चीन के संघाई में, 2016 में चीन के संघाई में हुआ था। और इस बार जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ, जो कि 5वीं बैठक थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछ लगे केंद्र वित्त मंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इससे ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाली विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? देखो, इसका सही आंसर चीन यानी कि सी है। इसको क्यों किया है तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात आई है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका इंग्लिश में आपको समझ में ज़्यादा आएगा, अगर हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो देखो, इसको हम लोग सीबी बोलते हैं। सीबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी जी जो हैं इसके चेयरमैन। आपको याद रखना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1992 के अंदर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। देखो, ये किया क्यों गया है? तो चीन को आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर में वैसे भी चीन का बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर में पकड़ बना हुआ है। जो भी चीज़ें आप खरीदते हो सभी के अंदर में जो है मैक्सिमम जो है आपको चीन के सामान दिख जाएगी। आपके घर में कोई भी सामान हो तो उसमें देखना है कि बहुत सारे सामान जो है आपके चाइना, आपको अपना फ़ोन ही देख लो, फ़ोन भी जो है मैक्सिमम चाइना के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पूरा देश का जो मार्केट है वो चीन ने धीरे धीरे घेर लिया है, और इसको और ना ज़्यादा घेरे इसलिए जो है इस कदम को उठाया गया है। और सीबी ने नए कदम उठाते हुए, एक अच्छे कदम उठाते हुए ये कहा है, और एफडीआई के अंदर में जो है बदलाव किए गए हैं रूल्स के अंदर में। और ये कहा है कि जो भी चाइना से अगर कोई भी हिस्सेदारी या फिर उसके मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाता है, तो सब मतलब बढ़ाया जाता है, अगर शेयर वगैरह या फिर बढ़ाया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए सबसे पहले जो है सेंटर की परमिशन लेनी होगी। तो ये जो है इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर मध्य प्रदेश होने वाला है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया है। तो गाइज आपको पहले, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार का मुझे ये बताओ सबसे पहले कि बिहार का राजधानी क्या है? पटना में इसकी राजधानी है। 1912 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये मुझे बताओ कि इसके सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार इसके सीएम है, जबकि फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर झारखंड भी दिया है, तो झारखंड का मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी राजधानी रांची है। 2000 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है गाइस, तो मध्य प्रदेश का आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल है। 1956 में फॉर्मेशन हुआ है। कमलनाथ जी इसके सीएम है, जबकि लालजी टंडन जी यहाँ के गवर्नर है। अब देखो, यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की। कर्नाटक का मुझे बताओ इसके राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर में इसकी राजधानी। 1956 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। और वाजूभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर है, जबकि येदियुरप्पा जो है यहाँ के सीएम है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। यहाँ पर बात हुआ था किसका? तो यहाँ पर बात हुआ था आपका युद्ध कल्याण का। तो देखो, युद्ध कल्याण जो है ये चीज़ किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये आपके जितने भी जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, या फिर जो भी जैसे कि वार्ड वाइज हॉस्पिटल डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इन सारे लोगों के लिए है, नर्सेज हो गए, इन सारे लोगों के लिए ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अंदर में मान लीजिए किसी भी ये जो जिसको हम लोग आप कह सकते हो कि क्या कोरोना वॉरियर्स कहते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, अगर इनको कुछ भी हो जाता है यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है 50 लाख रुपए जो है मुआवजा के रूप में जो है इनके परिवार को देने वाली। तो यही जो है स्कीम है, जो कि बहुत अच्छी है स्कीम है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? योद्धा। बहुत अच्छी योजना है योद्धा कल्याण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेलों प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को
किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आपको इसका जवाब देना है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पुलेला गोपीचंद। ठीक है, क्या होगा आंसर? पुलेला गोपीचंद। चलो अब इससे जुड़ी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये एक तरह का है क्या? तो एक तरह का ये कार्यक्रम है जिसके अंदर में आपको 3 सप्ताह का ये कार्यक्रम चलेगा और हर एक सप्ताह जो है आपको 5 दिन रहेगा, यानी कि इसके अंदर में आपको 39 विषयों पे जो है, मतलब कि एक तरह से सब्जेक्ट है इसके अंदर में, इस कोर्स के अंदर में। और इसके अंदर में ऑनलाइन क्लासेस होगी, जो कि क्लासेस होगी जो बहुत बेस्ट क्वालिटी के जो कोचेज होंगे वो इसके क्लास लेने वाले हैं। और पहला जो सत्र होगा, पहला जो सेशन होगा वो आपको पुलेला चंद्र और 2 विदेशी कोच भी होंगे इसके साथ, जिसके अंदर में सब कुछ समझाया जाएगा कि कैसे जो है बैडमिंटन की स्ट्रेटेजी समझाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के अंदर में इसमें बात किया जाएगा, जिससे जो प्लेयर्स हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, उसके काफ़ी मदद भी आने वाली है। ये कार्यक्रम आपको 8 मई तक चलने वाला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि वर्ल्ड बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखिएगा पॉल एरिक होयर है। जबकि अगर भारतीय बैडमिंटन संघ के पूछ ले तो हेमंत बिस्वा जो है इसके चेयरमैन है। याद रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य सरकार ने मानसून के पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम, फिर से बोल रहा हूँ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है, आपका तीसरा सेशन जो है लॉन्च किया या फिर शुरू किया है? इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका सही आंसर ए यानी कि गुजरात होने वाला है। अब देखो, गुजरात होने वाला है, तो इसका हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना के अंदर में या फिर इसके कार्यक्रम के अंदर में। देखो, इसके अंदर में, इस अभियान के अंदर में कुछ नहीं है। इसके अंदर में क्या किया जा रहा है कि गुजरात सरकार के द्वारा बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा किया गया है और इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय, यानी कि जितने भी जो गड्ढे हैं, कूपे हैं, उसके अंदर में बारिश के चलते लबालब जो है पानी भर गया और गुजरात में पानी की कमी जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई की पानी की व्यवस्था जो है इसके थ्रू जो है किया जाएगा। अब मैं ये भी बता दूं कि गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी जी ने ये बोला है कि इस अभियान के तहत जितना भी भंडारण है जल का, वो उसका जो क्षमता है वो 23553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ा दी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके अंदर में जो भी पानी का जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा कदम है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जो कि गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, अब ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड जो कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और जितने भी आपको चीज़ें मैंने बताई वो सारा कुछ इसके अंदर में मिल जाएगा। आप रिविजन के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददफुल यानी कि मददगार जो है ये साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको हमारे अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।